प्रारंभ के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आर के सिंह और आज हमारे साथ व्यालोक जी और अवनीश बेन शर्मा जी, दोनों लोग का बहुत बहुत स्वागत। जय सिया राम। जय श्री संदीप राम। जी, आपको बहुत बहुत नमस्कार और प्रारब्ध के सभी दर्शकों को प्रणाम। सर, 2-3 दिन से बड़ी चर्चा चल रही है 4 तारीख से कि और सब भाजपा पे ही लगे हुए हैं कि भाई सीटें कम आ गई और ऐसा हो गया वैसा हो गया। और हम तो ये देख रहे हैं कि भाई इंडिया अलायंस हार गई सारी ताकत लगाने के बावजूद, और इस बुरी तरह हारी कि कल इनका संसदीय दल का नेता चुना जाता है सोनिया गांधी को, और इनका जो पुराना पार्लियामेंट में लोकसभा में जो वहां का नेता था अधीर रंजन चौधरी, वो एक मुसलमान से अपनी सेकुलरिज्म के मतलब भाई साहब सेकुलर थे, लेकिन जहां जैसे ही मुसलमान आया वैसे वो हार गए। और हारते ही फिर उनको कोई पूछ भी नहीं रहा है बेचारे को, उनकी अपनी कांग्रेस नहीं पूछ रही है। सर, वो लोकसभा में इनका विपक्ष का नेता था, बंगाल का शेर था, एकमात्र बंगाल में जो कांग्रेस सीट जीती थी वो अधीर रंजन चौधरी थी। खैर, आपस में इन लोग का भी चालू हो गया है कि भैया ये सिर्फ लोकसभा के लिए था, विधानसभा के लिए नहीं था। ओपन रिलेशनशिप चल रहा है आम आदमी पार्टी कांग्रेस का, कोई कहीं भी जाके मुंह मार सकता है, नॉट अ प्रॉब्लम। तो सबसे पहले मैं व्यालोक भाई से जानना चाहूंगा, व्यालोक भाई, इंडी अलायंस ये कुछ है रहेगा? ये तो सत्ता में नहीं है और बिना सत्ता के इनका कोई ग्लू बनता नहीं है आपस में। क्या करेंगे लोग 5 साल? सॉरी आप म्यूट है। सॉरी ठीक। हाँ, मैं म्यूट था। एक बार फिर से सभी दर्शकों को प्रणाम। संदीप जी और अवनीश जी, आप दोनों को नमस्ते। और देखिए, 5 साल ये लोग कुछ नहीं करेंगे। 5 साल केवल और केवल उत्पात करेंगे और 5 साल केवल गालियां खाएंगे। इसलिए कि ये जब 40 शोहदे थे, 40 गुंडे थे जो संसद में बैठे हुए थे, तब इन्होंने क्या क्या किया है वो सब हम लोगों को पता है और वो सब हम लोगों ने देखा है। अब ये करीबन 234 है। आज अभी जिस वक्त मैं बोल रहा हूं तब तक 234 है। 1 घंटे बाद मुझे नहीं पता कि ये 150 बचेंगे या 100 बचेंगे, 99 भी बचेंगे कि नहीं ये भी मुझे नहीं पता है। क्योंकि आपने सही बात कही है कि सत्ता ही इनकी तशरीफ को चिपकाती है आपस में। जहां तक आपने अधीर रंजन चौधरी की बात की है, तो अधीर रंजन चौधरी ने 1-2 और गुनाहे अजीम किए थे। आपको याद होगा वो इंटरव्यू जिसमें उन्होंने कह दिया था कि विषधर राहुल अडानी पर हमला क्यों करता है, क्योंकि अडानी जिस दिन पैसा पहुंचा देगा उस दिन हमले बंद हो जाएंगे। उनकी इस बात को किसी ने गंभीरता से नहीं लिया और वो बात चली नहीं, क्योंकि इकोसिस्टम के मुताबिक नहीं थी, इसलिए। वरना अधीर रंजन ने इस तरह की और भी कई बातें कही थी और वो अपनी मस्खरी में या खराब हिंदी में या बोलिए कि अपनी भलमनसाहत में कई बार ऐसी बातें बोल जाते थे जो कांग्रेस का जो सर्वोच्च परिवार है, सुप्रीम परिवार है जो कांग्रेस का, उसको असहज करता था। आप देखिए, वापसी फिर से वही हो गई है। 23 लोगों G22 बना कांग्रेस का, तमाम चीजें हुई, इंडी अलायंस की ऐसी तैसी इन्होंने की, और अब ये चिल्ला रहे हैं कि ये भयंकर वाली जीत हो गई है। 37 दल मिलके, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि अगर गठबंधन की बात हो रही है तो गठबंधन से बात हो, जो 234 बनाम एनडीए की जो भी सीटें हैं वो उस पर बात की जाए। अगर पार्टी वाइज बात हो तो कांग्रेस की ये तीसरी सबसे बड़ी हार है। भाई, आप 3 अंकों में नहीं पहुंच पाए हैं, आप 2 डबल डिजिट में हैं और आप इतरा रहे हैं इतना जैसे आपने जग जीत लिया है। तो मेरी नानी एक बात कहती थी कि जैसन खोजल रे सिंगार तेहन मिलल रे भतार। इसका हिंदी तर्जुमा ये है कि आप जैसा करेंगे वैसा ही भरते हैं, वैसा ही आप अपने आप को देख लेते हैं। तो कांग्रेसियों का यही हाल है। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है, मैं सीरियसली नहीं समझ पा रहा हूं कि ये विषधर को इम्पोर्टेंट बनाने की इतनी कौन सी महत्वाकांक्षा है। और सारे यूट्यूब पेड जर्नलिस्ट से लेके, सो कॉल्ड जर्नलिस्ट से लेके, अवनीश भाई जिसको स्थापित मीडिया कहते हैं, मैं कहता हूं एंटरटेनमेंट चैनल, सारे एंटरटेनमेंट चैनल के जितने भी चमचे हैं, लघुए भगुए हैं, वो सब इसको ऐसे स्थापित कर रहे हैं जैसे वो मनोरोगी गेहूं करैत विषधर राहुल गांधी जैसे 2 बार पूरे देश में आग लगाने निकला, उसी की बदौलत ये 52 से 99 पर पहुंच गए हैं।
कभी वो दाढ़ी रख लेता था, कभी वो ट्रक में कूद जाता था, कभी 4 चक्कों वाली ट्रॉली को सिर पर उठा लेता था। भैया देख लो यार, तुम किसको अपना नेता बनाने पर आमादा हो? अरे कोई भी उसको साइकियाट्रिस्ट से दिखाओ भाई, वो मनोरोगी है, उसको देश की कमान तुम लोग छोड़ो यार, उसको नगर पार्षद नहीं बना सकते। लेकिन इस देश का क्या कीजिएगा, कंगना रनावत को थप्पड़ पड़ता है, कंगना रनावत को सब कुछ होता है, इसके बावजूद क्या कहा जाता है कि भैया बहुत अच्छा हुआ, उसकी भी बात सुनी जानी चाहिए। तो बात तो सुनी जानी चाहिए थी, फिर जो राजीव गांधी पर श्रीलंकन ने हमला किया, नौसैनिक ने, उसकी भी बात सुनी जानी चाहिए थी। तो फिर बात सुनी जानी चाहिए थी इंदिरा गांधी के हत्यारों की भी, और सुनी है, पंजाब की जनता ने सुन ली है। बेअंत सिंह के बेटे को जिताया है, तो उसका फूलमाला लेकर स्वागत कीजिए, हार्दिक अभिनंदन कीजिए, उसको कांग्रेस अपने आप में बुला ले, कहे कि भाई बात सुनी जानी चाहिए। अभिव्यक्ति स्वातंत्र के नाम पर इस देश में जितना छिछोरापन हुआ है बंधु, मैं बता रहा हूं, आपका दिमाग फट जाएगा अगर आप सोचने लगे केवल। आज जो लोग प्रधानमंत्री को प्रजातंत्र की याद दिला रहे हैं, बहुमत की याद दिला रहे हैं, जो लोग कह रहे हैं कि ये प्रधानमंत्री की नैतिक हार है, अरे मैं अब अपने मुंह से क्या बोलूं, ये व्यक्ति पूजा की तरफ बढ़ने लायक है, लेकिन ये लोग मोदी के समर्थकों को उसी तरफ धकेल रहे हैं। 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी भारत जैसे देश में, जहां आतंकियों तक को जिता दिया जा रहा है, वहां के बाद अगर 242 सीटें, 40 सीटें अपने नाम पर एक 73 साल का बुजुर्ग आदमी ले आ रहा है, जिसको ये विषधर तू तड़ाक कर रहा है, लगातार झूठ बोल रहा है संसद में। कहां गया रफाल, कहां गया हिंडनबर्ग रिपोर्ट? 1 जून के बाद कोई कोविशील्ड से भी किसी को हार्ट अटैक नहीं आ रहा है। 1 जून के बाद भारत की सारी समस्याएं खत्म हो गई, कहीं लिंचिंग नहीं हो रही है, कहीं जात के नाम पर किसी को घोड़े से नहीं उतार लिया जा रहा है, कहीं संसद की कार्रवाई नहीं भंग हो रही है। मतलब मजाक तो ईवीएम भी ठीक है। और ईवीएम ठीक है भाई, सबसे बड़ी बात है, मतलब मैं सॉरी, आपने याद दिला दी, ईवीएम ठीक है महाराज, चुनाव आयोग भी ठीक हो गया, वरना उसको केंचुआ बोलते थे ये लोग, हरामखोर, जानबूझकर। राष्ट्रपति तक पर इन्होंने उंगली उठा दी कि अभी इनको रामलला के दर्शन करने क्यों जाना था। इन हरामखोरों ने, इन दोगलों ने किसी भी संवैधानिक संस्थान की मर्यादा रखी है क्या? सबकी इज्जत तार तार कर दी, चाहे वो चुनाव आयोग हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे संसद हो, और इनको सिर पर बिठा के हम लोग नाचेंगे। एक ही उपाय है, यह सरकार रहे या जाए, इस तीसरे टर्म में इन लोगों के पिछवाड़े पर लात लगनी बहुत जरूरी है, और जरूर लगनी चाहिए, बस। जी जी, बड़ी बात सर। और आपने बताया कि इस इंडी अलायंस का एक तबीयत से इलाज किया जाना जो है बड़ा जरूरी है, और आप कह रहे हैं कि मर्यादा इनके लिए। सर, मर्यादा वो बंधन है जिसमें सिर्फ भाजपा और भाजपा का नेतृत्व ही बांधा जाएगा, बाकी किसी के लिए कोई मर्यादा नहीं है। ऐसा दिल्ली मीडिया का जो है कार्यक्रम 24 घंटे चलता रहता है। मर्यादा की अपेक्षा सिर्फ और सिर्फ भाजपा से की जाएगी, ममता बनर्जी से नहीं की जाएगी, जिसके राज्य में कुछ भी हो जाए, बम फट पड़े या पैसा निकल आए या औरतों के साथ जो हो जाए, कुछ भी, वहां कोई मर्यादा नहीं है। केरल में कोई मर्यादा नहीं है, पिछवाड़े से सोना निकल रहा है सबके, जिसको देखो केरल के एयरपोर्ट से सोना निकल रहा है। खैर, और पंजाब में सर, जहाँ घोषित पियक्कड़ को जो है घोषित कर दिया जाता है कि ये आपका मुख्यमंत्री होगा, और पंजाब की जनता उसको चुन लेती, तो आप, खैर वो एक अलग मैटर है, वो भी पूर्ण बहुमत से। और आपने कहा कि वहीं पे 3 खालिस्तानी भी जिताए गए, एक तो जेल में बंदा डिब्रूगढ़ में, और वहां जिता दिया गया है। तो मर्यादा आपके लिए है सर, भाजपा के लिए है, इन लोग के लिए कोई मर्यादा नहीं। अब नहीं सर, चूंकि इन लोग के लिए कोई मर्यादा नहीं है, तो आप क्यों मर्यादा में रहेंगे, और आप इनका तबीयत से इलाज क्यों नहीं करेंगे? आप अपनी मर्यादाओं को कब तोड़ेंगे? बिल्कुल बिल्कुल संदीप जी, आपके इस मूल प्रश्न पे मैं आऊंगा, लेकिन जरा एक चीज मैं बताऊं आपको। ये चुनाव जो लोकसभा का नरेंद्र मोदी ने लड़ा है और जीता है, दरअसल ये चुनाव किस तरीके से सिर्फ इंडी गठबंधन यानी भारत के विपक्ष
का चुनाव नहीं था जो सत्ता पक्ष से लड़ रहा था, नरेंद्र मोदी से लड़ रहा था। लोग कहते हैं कि साहब नरेंद्र मोदी क्या कह के भाजपा पीछे रह गई, एनडीए पीछे रह गई, ये तमाम कुतर्क दे रहे हैं आजकल ये कांग्रेसी और तमाम के इकोसिस्टम के लोग। अरे भाई, नेहरू के सामने तुम किसी को पूछते थे क्या? इंदिरा के सामने तुम किसी को पूछते थे क्या? राजीव के सामने तुमने कभी किसी को पूछा क्या? नहीं ना। नेता है अगर भारतीय जनता पार्टी के पास, तो वो उसको प्रोजेक्ट करती है, उसको ओन करती है। और संदीप जी, एक चीज आप देखिए जरा कि ये चुनाव, यह अंतरराष्ट्रीय चुनाव लड़ रहे थे नरेंद्र मोदी। ये मैं व्यंग नहीं कर रहा हूं और हंसीएगा भी मत। अंतरराष्ट्रीय चुनाव इस तरीके से लड़ रहे थे, मैं पूरे डॉट्स आपको जोड़ के बताता हूं। अगर ऐसा न हुआ होता तो आप ये बताइए, जो चुनाव जमीन पर 2019 में न उसने कभी खालिस्तान की तरफ मुड़ के देखा, न उसने सहारनपुर जैसी जगह के जीते हुए प्रत्याशी की तरफ देखा। असम में आपको उसने मजबूत किया। वेस्ट बंगाल सबसे बड़ा उदाहरण है, जहां उसने आपको 18 सीटें दी थी, लेकिन इस बार आपको कहां लाके रखा? ये 5 साल में अचानक भारत के जनमानस की यह स्थिति कैसे बदली? विचार इस पर करिए, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। इसका मतलब है कि कोई एक ऐसी शक्तियां थी, कुछ एक ऐसा ऑर्गेनाइज्ड तरीका था जिससे ये पूरा एक इकोसिस्टम तैयार किया जा रहा था। और इस मजबूत इकोसिस्टम का ही प्रतिफल है कि खालिस्तानी पंजाब में जीत जाता है, इमरान मसूद जैसा प्रत्याशी यहां जीत जाता है, और तमाम और सीटों की मैं बात करूंगा। आप असम देख लीजिए, आप वेस्ट बंगाल देख लीजिए, उड़ीसा की जनता, चूंकि एक मैं यहां कहूंगा कि विधानसभा के स्तर पर जो कुछ भी एंटी इनकम्बेंसी थी, उसने ब्रांड मोदी एक नया विकल्प के तौर पर आपको वहां पे ले आए हैं। और वैसे भी बहुत ज्यादा कम्युनल फैक्टर कभी उड़ीसा में रहा नहीं है इस तरह का। लेकिन आप कर्नाटका में देख लीजिए, आप साउथ में देख लीजिए साहब, आप तमिलनाडु में देख लीजिए, आप यशगान करते रहिए कि हमको 10-12% वोट मिल गया। संदीप जी, मैं हमेशा ये बात दोहराता हूं और आज भी दोहराऊंगा, जब भी किसी कालखंड में, किसी भी देश में, किसी भूगोल में संसार के, अगर बहुसंख्यक का की स्थापना होगी, उसका मोरल हाई होगा, अगर बहुसंख्यक जो उस कालखंड का है, उस जगह का है, अगर वो मजबूत होगा, उसका उत्थान होगा, चाहे वो सांस्कृतिक उत्थान हो, चाहे वो आर्थिक उत्थान हो, चाहे वो सामाजिक उत्थान हो, तब कि उसी हिस्से के जो भी माइनॉरिटीज होती हैं, और यहां माइनॉरिटी शब्द की परिभाषा पर नहीं जाऊंगा, व्यालोक जी मुझे टोकेंगे, हाँ ठीक है, मैं सहमत हूं, मुसलमान अब इस देश में अल्पसंख्यक नहीं है, निकालिए उसको, कराइए जो कुछ भी करना है। तो ये एक बड़ी चीज देखने को मिली है, और इसका यह सिद्ध करता है कि कहीं ना कहीं एक बड़ा फैक्टर लगा हुआ था, एक बड़ा इकोसिस्टम लगा हुआ था, कबाल लगा हुआ था उसके पीछे, जिसने बहुत अच्छे तरीके से इतना सॉलिड ऑर्गेनाइज किया कि हर सीट पर 24 घंटे में चुनाव पलटा है। मैं आपको बता रहा हूं, मुझे एक व्यक्ति ने ग्रामीण इलाके के, मैं आधा सेकंड और लूंगा संदीप जी, उदाहरण दे दूं, उन्होंने कहा साहब अचानक शाम को जिस वोटिंग होनी है कल, और अचानक शाम को गांव का जो वो तबका था, जिसको आप दलित कह सकते हैं, जिसको आप पिछड़ा कह सकते हैं, वहां एक संदेश फैला कि ये संविधान बदल के आरक्षण खत्म कर देंगे। सिर्फ एक वो फैक्टर था, अफवाह जिसको कह लीजिए, उसने जो है माहौल बदल दिया। ये लेकिन कब बदलता है? जब उतने जगह तक पहुंचने की आपकी बिसात हो, आपका नेटवर्क हो, कि आपने उस गांव के कुछ घरों में पहुंचा दिया और उसके बाद वो सारे घर आपस में मिल गए और उसके बाद पूरा माहौल तैयार हो गया। तो ये एक, इसीलिए मैं दोहराता हूं अपनी अंतिम बात, नरेंद्र मोदी, वो जो एक कौन हमारे कह गए ना जनरल साहब कि 2.5 मोर्चों पर लड़ना है, साहब ये चुनाव जितना नरेंद्र मोदी देश के विपक्ष से लड़ रहे थे, इसी जमीन पर देश के अंतरराष्ट्रीय विरोधियों से भी लड़ रहे थे। इसलिए ये एक बड़ी संकल्पना है। इस पर संतोष की बात केवल इतनी है संदीप जी कि 240 सीटों पर आपने बहुसंख्यक को साध लिया है, एक जनमानस तैयार हो गया है, जिसके लिए अपना धर्म है, जिसके लिए राष्ट्र प्रथम है, जिसके लिए इस देश का विकास है, उसने 240 से आपको बहुत बड़ा संबल मिलने जा रहा है, जिसका कि आज प्रतिफल है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ लेंगे। जी, और वेलोक जी, जैसे बात हो रही थी कि यूपी की, और सर ने भी बताया कि भाई चलो आधी हारे तो आधी पे तो झंडा गाड़े भी है ना। और ठीक है, विपक्ष का एक ये भी रहता है कि बिना सत्ता के वो मतलब वो
बिलबिला के रह जाता है, वो बिना सत्ता के सर्वाइव नहीं कर सकता। और ठीक है, उसको पीछे से फंडिंग आ सकती है इंटरनेशनल तरीके से। बताया जा रहा है अमेठी रायबरेली में काफी पैसे बटे हैं, इसके कारण से भी ये हुआ है। किशोरी लाल शर्मा इस मामले में बहुत बड़े एक्सपर्ट रहे हैं। खैर ठीक है, मैं आज वोटर की बात नहीं करूंगा, मैं सिर्फ और सिर्फ इंडी अलायंस की बात करूंगा कि 2019 में जैसे ही चलिए ठीक है 370 हटा, अच्छा वो एक ऐसी चीज थी कि जिसकी इनको हवा नहीं लगी, अदरवाइज वो उसके खिलाफ भी वो प्रदर्शन वगैरह कर ही रहे थे, सब कुछ कर रहे थे। पर सीए आया तो शाहीन बाग में बैठ गए, और फिर किसान कानून आए तो फिर बैठ गए, कोविड के दौरान बैठे रहे। तो इस बार तो क्या आपको लगता है, जो आपने कहा कि उत्पात करेंगे, तो इस बार, अच्छा पिछली बार सख्ती से डील नहीं किया गया तो बैठे रह गए, जहां मर्जी जा रहे थे वहां बैठ जा रहे थे। तो इस बार भी कोई भी कानून आएगा, हो सकता है यूसीसी आए, हो सकता है कुछ और आए, और इन लोग के अपने कार्य हैं बचे हुए जो ये इनके मैनिफेस्टो में या संकल्प पत्र में रहे हैं, भाजपा करेगी वो कार्य। तो इस बार आप किस प्रकार का उत्पात देखते हैं, और इस बार आप क्या देखते हैं कि तबीयत से डील किया जाएगा कि नहीं? देखिए, दो बातें हैं। एक तो जो अवनीश जी ने बात कही उसको मैं आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन उसके पहले आपके प्रश्न पर कि ये लोग उत्पाद कितना करेंगे और कैसे बढ़ाएंगे। आयरन हैंड से अगर डील नहीं किया गया, बहुत सारे वोटर्स में जो निराशा आई कि मोदी अपने रूप में नहीं देखे। ठीक बात है कि वो एक मुख्यमंत्री के तौर पर आप अलग रहते हैं, योगी भी जब प्रधानमंत्री बनेंगे तो उनकी भाषा अलग हो जाएगी, उनके तेवर अलग हो जाएंगे। एक पूरे देश को चलाना, जिस देश में इतनी सारी चीजें हैं, वो अलग रहता है। लेकिन जब जब किसानों के नाम पर, सीए के नाम पर, बाकी जगह उपद्रव जो हुए, और उपद्रवों को जब इन लोगों ने चलने दिया कि 6 महीने साल भर चलने दो फिर खुद थक जाएंगे, या महिला पहलवानों ने, तो उससे एक छवि ये भी बनी कि ये कमजोर सरकार है। भाई, आप रामदेव के समय का आंदोलन याद कीजिए ना, रातों रात पुलिस पहुंची थी ना रामलीला मैदान में, कांग्रेसियों ने, ये कांग्रेसी जो प्रजातंत्र की बात करते हैं, और लाठी मार के भगा दिया था। तो इस देश को वही हैंड चाहिए और वही करना होगा। अब चूंकि मुझे इसमें एक आशा की किरण ये दिखाई देती है कि मोदी हो या कोई भी भाजपाई, वो जब जब फुल मेजोरिटी में नहीं रहते हैं तब वो बड़े संतुलित और बड़े आक्रामक होते हैं। तो मुझे ये उम्मीद दिखाई दे रही है कि मोदी जी का डंडा इस बार चलेगा, मोदी जी इस बार छोड़ेंगे नहीं। और भले ही इस प्रक्रिया में उनकी सरकार कुर्बान हो जाए, दूसरे मध्यावधि चुनाव हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन इस बार बस उम्मीद की किरण मुझे वहीं दिखाई दे रही है। दूसरी बात, इस चुनाव का विश्लेषण आप किसी भी समग्रता में नहीं कर सकते हैं। आपको हर एक राज्य को अलग अलग देखना होगा। यूपी को ही आपको 3 तरह से देखना पड़ेगा। जो बात उन्होंने कही कि भाई आधे में आप जीते भी हैं, और जिस जीत को लेके ये लोग इतना इतरा रहे हैं, कितनी सीटें हैं? 37 सीटें, 80 में 37, आधा भी नहीं है, आधे से कम है। बिहार ने दमदार जवाब दे दिया है। वहीं चूंकि, जबकि मैं हमेशा से कहता रहा हूं कि मेरा बिहार मतलब लखनऊ तक है, और दोनों की सांस्कृतिक, राजनीतिक सारी समझ एक जैसी है, फिर भी करारा जवाब दिया है। असम ने निराश नहीं किया है। ओडिशा और तेलंगाना, 2 नई जगहों पर पहली बार भाजपा की सरकार बनी है। इसकी चर्चा कोई एंटरटेनमेंट चैनल नहीं कर रहा है, इसकी चर्चा कोई कबाल नहीं कर रहा है, इसकी चर्चा कोई अवनीश जी का दोस्त नहीं कर रहा है, चाहे वो अजीत अंजुम हो, चाहे रवीश कुमार हो, चाहे आरपा बुआ हो, कोई नहीं कर रहा है। और ऐसी वैसी सरकार नहीं बनी है, प्रचंड बहुमत वाली सरकार बनी है, जिसमें से एक में तो भाजपा अकेले है। इस चीज को कहीं देखना ही नहीं है। और मैं बार बार इसी बात को कहता हूं कि ये जो इकोसिस्टम है, हम लोग रोए चलेगा, सरकार क्यों रोएगी? और सरकार को क्यों रोना चाहिए? वो जो अपने, या भाजपा क्यों रोएगी, जो सबसे बड़ी पार्टी है, जिसके आईटी सेल में सैकड़ों मजदूर लगे हुए हैं, वो क्यों नहीं बता रही है इसको? इतनी जगहों पर क्यों नहीं छाप दे रही है कि भाजपा की जीत ऐसे ऐसे है, 2 अलग अलग जगहों पर? 1,500 वीडियो तुम क्यों नहीं बनाते हो? तुमको किसने मना किया है? तो बात वही है, इकोसिस्टम से लड़ने और उसके जरिए उसके जैसे संस्थान खड़े करने की। जहां तक इंडिया अलायंस का सवाल है, अंतिम दौर में इंडिया अलायंस का भविष्य दिखने लगा है। कंजर केजरी छोड़ के जा चुका है, ममता पहले से ही इधर उधर में है, और अभी आप देखिएगा
एक बार शपथ ग्रहण हो जाए, एक बार 2-3 चीजें हो जाए, मंत्रिमंडल अलॉट हो जाए, तो 2-3 दल तो वैसे ही निकल चलेंगे। अगले 10-15 दिनों में 2-3 हो सकता है टूट के एनडीए में चले जाएं। और मैं तो ये कह रहा हूं कि विषधर राहुल के मनोरोग से त्रस्त होकर कुछ कांग्रेसी, जिनमें बुद्धि का 1-2% भी बचा होगा, वैसे कांग्रेसियों में बचा होता है मुझे नहीं लगता है, लेकिन मान लीजिए अगर बचा होता है तो हो सकता है 35-40 सांसद उसके ही टूट जाएं। ये है इंडिया अलायंस का भविष्य। जी, और ये सही बात है कि हो सकता है इंडिया अलायंस जो है खुद ही बिखर जाए, कांग्रेस भी टूट जाए, क्योंकि होता क्या है सर, किसी भी जब प्रदेश का चुनाव होता है ना, तो सबसे पहले जिन विधायकों को बस में बिठा के रिजॉर्ट में लेके जाया जाता है वो कांग्रेस के विधायक होते हैं। आपस में लड़ाई किसी भी पार्टी की हो रही हो, महाराष्ट्र में हो रही हो, एनसीपी, शिवसेना, भाजपा, राजस्थान, कर्नाटक, जेडीएस, सबसे पहले जिन विधायकों को बस में बिठाया जाता है वो कांग्रेसी विधायक होते हैं, उनको ले जाके आइलैंड पे छोड़ दिया जाता है। खैर, कांग्रेसी सांसद क्या करेंगे, वो भी तो बेचारे सत्ता से दूर हैं। अवनीश सर, आपने कहा इंटरनेशनल लेवल पे बहुत सारी शक्तियां थीं जो मोदी जी को नहीं चाहती थीं देश में देखना। अग्रीड। नेशनल लेवल पे क्या सिर्फ राजनीतिक पार्टियां ही विरोध में थी? ये दिल्ली मीडिया क्या विरोध में थी या पक्ष में थी? क्योंकि यह 4 जून से पहले तो आपको हवा बना के रख रही थी कि आप जीतने वाले हैं, आप जीतने वाले हैं, आप जीतने वाले हैं। वो भी सच नहीं था। 4 जून के बाद जब आप जीत गए हैं तब कह रहे हैं नहीं, आप हार गए हैं, आप हार गए, हार गए हैं। और आपके जितने फॉल्ट लाइंस हैं उसको जो है खोदा जा रहा है बार बार कि शाह जी, योगी जी में लड़ाई चल रही है, अंदर में ये हो गया, भीतरघात हो गया, संघ और भाजपा भी आपस में ठीक नहीं है। तो आपकी जो गालिब कहते हैं कि जला है जिस्म तो दिल भी वहीं जल गया होगा, पूरे देते हो राख जुस्तजू क्या है। तो ये जो दिल्ली मीडिया है ये क्या यही कर रहा है कि इसको भाजपा की राख में भी जो कुरेदना है कि भैया, जबकि भाजपा जीती है। दिल्ली मीडिया भी क्या बिल्कुल दिल से नहीं चाहता कि, क्योंकि वो भी एक विपक्ष है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ। चलिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और कम से कम आपने देश के लोकतंत्र की लाज रख ली अपनी बातचीत का अंतिम वाक्य जो आपने बोला कि कहीं ना कहीं जो है इस देश की मीडिया जो है वो आजाद है। ये आपके उससे जो है शुरुआती वो निकलता है। देखिए संदीप जी, एक चीज बताएं, व्यालोक भाई ने जो कहा कि, और आपने भी कहा कि अभी बवाली और बढ़ाएंगे। मैं कहता हूं अगर 370 अकेले भारतीय जनता पार्टी आ गई होती और 400 अगर आ गया होता एनडीए, तो अब तक इतना बवाल मच चुका होता कि हो सकता है कि इंटरनेट की बंदी होती आधी जगह पे और हम लोग बैठ के यहाँ कचर कचर वीडियो कर ही नहीं रहे होते। राशन, आलू, तेल, प्याज अपने बच्चों के लिए जुटा रहे होते, अपने गेट की कुंडी सही मजबूत करा रहे होते और ये तमाम चीजें कर रहे होते। तो इस देश के मतदाता ने इन नकारात्मक शक्तियों के हाथ में थोड़े से झुंझुने देके इनको बहला दिया है, देश को जलने से बता दिया है। इसलिए आप बात लगातार हो रही है कि प्रधानमंत्री इस बार क्या करेंगे, एनडीए के नेता हैं, बीजेपी के अकेली सरकार नहीं है। पहला चीज तो यह है कि साहब इसको हंसी हंसेगा नहीं, मैं 4-6 महीने में अकेले भारतीय जनता पार्टी को 240 से 272 के प्लस जाते हुए देख रहा हूं। अब ये मैं भाग नहीं रहा हूं, 4 महीने में भी हो सकता है, वो कभी भी हो सकता है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी की ये जो एनडीए की सरकार जिसके वो शपथ ले रहे हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी अकेले बहुमत इसी सदन में निकाल के दिखाएगी। वो 4 महीने में हो, वो 6 महीने में हो, लेकिन ऐसा भविष्य में देख रहा हूं, पहली चीज। दूसरी चीज, नरेंद्र मोदी जी 2 चीजों को कितना भाव देते हैं कि खुद के कमिटमेंट को और अपने एलाइज को। आप देखिए जिस तरीके का भाषण नीतीश कुमार का आया है उसको कम आंकने की आवश्यकता नहीं है। यह पूरा भारतीय जनमानस उसके नीतीश बाबू के बोलने से यह समझ सकता है। मैं ठीक है, उनके साथ साथ व्यंग तैरते रहेंगे पलटू राम के, वो सब होता रहेगा। और मुझे तो अब लगता है कि जब जब नीतीश कुमार बोलते हैं तो उनके चेहरे पे साफ दिखता है कि आप सब सोच रहे होंगे कि मैं पलटू कुमार हूं, लेकिन उसके बावजूद भी सेंट्रल हॉल में जिस तरह का कमिटमेंट उन्होंने दिखाया, पहली चीज, और नरेंद्र मोदी ने जो दोहराया और लगातार वो दोहरा रहे हैं, इसलिए ये सरकार तो भाई साहब नरेंद्र मोदी के ही शर्तों पर चलेगी, इसमें कोई शक नहीं है। रही बात अनरेस्ट फैलाने की, तो उत्तर प्रदेश में सहारनपुर में क्या हश्र हो रहा है उन दंगाइयों का, उन मनभड़ों का,
वो जानिए, उसके लिए बहुत समाचार पत्र हैं, उसमें देख लीजिए, लिंक्स हैं, उसमें पता कर लीजिए कि क्या क्या कार्रवाई हो रही है। तो देखिए साहब, बुलडोजर भी चलता रहेगा और बाकी सब कुछ भी ऐसे ही चलता रहेगा और विकास के काम तो चलते ही रहेंगे। इसलिए एक चीज अंत में और बता दूं साहब, नरेंद्र मोदी ब्रांड और योगी ब्रांड, इन दोनों का कॉम्बिनेशन उत्तर प्रदेश में डेंट जरूर खाया है। और वो डेंट की सबसे बड़ी जो अच्छी बात है कि उसकी चर्चा लगातार हो रही है। यहां पार्टी विद डिफरेंस दिखाती है भारतीय जनता पार्टी को, जहां पर आत्ममंथन का दौर सामने जनता से ही शुरू हो जाता है, जहां इतनी बड़ी जीत को हार कहा जा रहा है। शुरू में सोचा जा रहा है, अभी भी मुंह से हार निकल रही है। इंडी गठबंधन कैसे बिखरेगा उसका बहुत अच्छा चार्ट आलोक भाई ने बता दिया है। ये लगातार बिखराव होगा, ऑलरेडी बिखराव शुरू हो चुका है। और सबसे बड़ी बात यह है कि गांधी परिवार ने एक बार फिर कांग्रेस में यह दिखा दिया कि वही उसकी मालिक है। जिस तरीके से सोनिया गांधी इनडायरेक्ट इलेक्शन के बाद जाके वहां पर होती है, लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी की बात चल रही है, तो अधीर रंजन के साथ उन्होंने क्या किया, मैं व्यालोक जी से सहमत हूं। हो सकता है कि कांग्रेस में भी बड़ा बिखराव हो, तो कुल मिला के भविष्य एनडीए अलायंस का वही है जो जनता ने उसको उसकी औकात बताकर एक बार फिर नरेंद्र मोदी के सामने तीसरी बार सत्ता से बाहर रखा है। जी। और ठीक है, कांग्रेस पहले भी A to Z टूट चुकी है। कांग्रेस ABCIZ कुछ कुछ हो चुका है पहले भी। तो क्यों ना माना जाए कि भैया 3 बार चुनाव लड़ने के बावजूद राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस सत्ता में नहीं आ पाई, 100 का नंबर नहीं क्रॉस कर पाई। 44 था, कितना था सर पहली बार? 14 में, फिर 52 हुआ, 52, 99। अगर जोड़ लेते हैं 143 और 152, 200 समथिंग जो है टोटल, जो 3 बार में जीते हैं। 245 तो अगले अकेले, मतलब इस तरीके की कैलकुलेशंस की जाती हैं। तो क्यों ना राहुल गांधी जी, सर मैं आपके पास आ रहा हूँ, सर आ रहा हूँ आपके पास। तो इनका वर्तमान है, बस एक लाइन और एक लाइन कह रहा हूँ जालूद भाई, आपको याद होगा ये इनका वर्तमान है, इनका इतिहास भी इतना दुरुस्त नहीं रहा है। इंदिरा गांधी के शव पर, उनकी मौत पर लड़े हुए इलेक्शन में जब 400 पार हुए थे राजीव गांधी, अगले इलेक्शन में 157 पे आ गए थे, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। लेकिन 102 आ गए थे खुद राजीव गांधी। तो इनका पुराना इतिहास भी ऐसे ही रहा है। और यहाँ तो साहब 2 टर्म बिताने के बाद तीसरे टर्म में सरकार बन रही है, ये कोई कम उपलब्धि है? ये क्या बात करेंगे सर? 84 से 24 के बीच में 200 पार किए हुए इनको जमाना हो गया सर, ठीक है। तो खैर वो एक अलग बात है। क्यों ना माना जाए कि भाई 3 बार तुम्हारे मतलब जो परिवार है उसके अंडर में आप लगातार हार रहे हो और सत्ता में नहीं आ पा रहे हो, तो पार्टी का टूटना आवश्यक है। कुछ नेतृत्व तो कहेगा ना भाई कि भाई आप नहीं सत्ता में हमको ला पा रहे हो, और जब जब सत्ता में नहीं रहती है कांग्रेस टूटती है। खैर देखा जाए, हो सकता है ये भी हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोग का इतना अद्भुत विचार जानकर इंडी अलायंस के बारे में, क्योंकि आज है संडे, आज हो रहा है, आज है सबकी छुट्टी, लेकिन मोदी जी का शपथ ग्रहण हो रहा है। और एक मंडे के बारे में कॉर्पोरेट टर्म यूज किया जाता है, मंडे ब्लूज, कि मंडे को सबको ना आंखों के आगे अंधेरा छाने लगता है काम के नाम पे। कल से देखिए किसकी आंखों के आगे अंधेरा छाता है जब से मोदी काम शुरू करेंगे। हो सकता है कि वो इंडिया अलायंस के ही आंखों के आगे अंधेरा छाने लगे। आलोक जी प्लीज। कंक्लूडिंग रिमार्क्स मैं दिए बिना जाऊंगा नहीं, चाहे जो भी हो जाए। तो कंक्लूडिंग रिमार्क्स ये है कि प्रधानमंत्री ने अपने शपथ ग्रहण में चीन, पाकिस्तान और म्यांमार में तो खैर सैनिक शासन है या जो भी है, जुंटा है। चीन में तानाशाही है और पाकिस्तान में भी कुल मिला के सैन्य शासन ही है। तो इन तीनों को साफ तौर पर नकार दिया है। यानी यह संदेश स्पष्ट है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था जहां नहीं है वहां नरेंद्र मोदी की सरकार भाव नहीं देगी और लोकतंत्र को मजबूत करेगी। इसी के साथ बहुत स्पष्ट तौर पर विदेश नीति 3.0 में भी वही उसी रफ्तार से चलेगी। और मेरे लिए इससे सुकून की बात कुछ नहीं है। जहां पर मालदीव के मुज्जू तक को बुला लिया गया है, वहां पाकिस्तानी भिखारी को नहीं बुलाया है। इससे आप अंदाजा लगाइए कि तीसरी पारी में क्या क्या होने वाला है। और मुझे बस यही एक उम्मीद की रेख दिखती है कि जब बाघ को आप
चोटिल कर देते हैं ना, तो वो जैसा होता है। और ये जनता ने जो चोट दी है, हो सकता है कि नरेंद्र मोदी फिर से 2002 के अवतार में दिखें, और मुझे उसी दिन का इंतजार। बात बिल्कुल सही है। मोदी जी सदैव चुनौतियों का ही सामना करके आगे बढ़े हैं। ये एक नई चुनौती आई है और बंदा सीखता है, लर्न करता है और आगे बढ़ जाता है। तो हमें पूरी उम्मीद है अब उनका अवतार देखने की। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू हिम एंड थैंक यू सो मच फॉर इतनी अच्छी जानकारियां शेयर करने के लिए, विचार शेयर करने के लिए। बड़ी आवश्यकता है इनकी, और इंडी अलायंस की भी बात करने की। तुम पर कोई नहीं बात कर रहा है, दिल्ली मीडिया तुमको बचा रहा है, लेकिन तुम पर बात होगी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आलोक जी, बहुत बहुत धन्यवाद अवनीश जी, और नमस्कार। दर्शकों से रिक्वेस्ट, जी सर आपका भी क्लोजिंग कमेंट प्लीज। अंतिम बात, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री पद के शपथ लेने की बहुत बहुत अग्रिम बधाई। नमस्कार। बधाई हो, नमस्ते। बहुत बधाई सर। और ठीक है, अब आज के लिए फिलहाल इतना ही। दर्शकों रिक्वेस्ट, कृपया वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। प्रारंभ। नमस्कार।